सर्वेभ्यो नमो नमः। पुनः अद्य लघुसिद्धान्तकौमुद्याः पाठमादाय भवतां पुरतः समुपस्थितोऽस्मि। तत्र पाठस्य आरम्भः स्यात् ततः पूर्वम् एकं मङ्गलश्लोकं प्रस्तोतुम् इच्छामि, यथा अध्येतारश्च मङ्गलयुक्ताः स्युः। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। चलिए पुनः अध्ययन करते हैं और पूर्व वीडियो से अग्रिम जो सूत्र है उस पर विचार चर्चा प्रस्तुत करते हैं। आज का जिस सूत्र का क्रम है वह सूत्र है एंगः पदान्ता दति। ठीक है, तो एंगः पदान्ता दति में सबसे पहले समझ लीजिए कि यह पूर्व रूप करने वाला सूत्र है, क्योंकि अभी तक का जो प्रसंग था वो पर रूप का चल रहा था। इदानीं जो प्रसंग या अपने को समझना है वह है पूर्व रूप के विषय में समझना है। तो सूत्र में तो एंगः है, पदान्तात और अति है, इतने जो है एंगः माने त्रिपदात्मकम इदम सूत्रम है। तो अमि पूर्वः सूत्र है, वहाँ से आप पूर्वः ला लीजिए। ठीक है ना। और एकः पूर्व परयोः जो सूत्र है उसका अधिकार है ही। ठीक है। पदान्तात पंचम्यंत है, एंगः भी वही है, पंचम्यंत ही, दोनों का अन्वय करिए एक साथ, पदान्ताद एंगः। ठीक है ना। अतिपरे पूर्व परयोः स्थाने पूर्वः अर्थात पूर्व रूपम भवति। पूर्व स्थानीय सजातीयः एक आदेशः भवति। समझे? तो सूत्र का जो तात्पर्य हुआ यही हुआ। फिर बोल देता हूँ, पदांत एंग से यदि अवर्ण बाद में है तो पूर्व परयोः मतलब पूर्व स्थानी और पर स्थानी जो हुआ उन दोनों के स्थान में पूर्व सजातीय एक आदेश होगा दोनों के स्थान में। पुनः बोल देता हूं, पदांत एंग से उदाहरण बोल देता हूं तो और समझ में आ जाएगा। जैसे उदाहरण है हरेव।
तो भगवान श्री हरि के लिए कोई भगत कह रहा है कि हे प्रभु मेरी रक्षा करो। अव रक्षणे हैं, लोट के मध्यम एक वचन में वह रूप बना है। तो हे हरे आओ, तो हे प्रभु मेरी आप रक्षा करें। तो ठीक ही हुई बात। तो हरे है, अव है, संधि विच्छेद कर लीजिए। अब यहाँ पर सबसे पहले समझिए पद कौन है। तो संबोधन में, संबोधन के एक वचन में हे हरे, हरे यह पद हुआ, ठीक है ना। पद का जो अंत है वह पदांत कहलाता है। तो पदांत, हरे में पदांत कौन हुआ? रेफोत्तरवर्ती एकार हुआ। पुनः समझिए, पदांत एंग, समझ। तो पद हुआ हरे, पदांत पद का अंत रेफोत्तरवर्ती एकार, और ए जैसा कि आप जान रहे हैं एंग के अंतर्गत आता है। एंग प्रत्याहार समझिए, ए और ओ ये दो वर्ण आते हैं। ए का उदाहरण माने पदांत एंग हरे में है, और विष्णु है अव है पदांतेंग ओ विष्णु में है। वहाँ पर भी संबोधन का एक वचन है हे विष्णु अव। तो विष्णु है अव है, वहाँ माने एंग में दो वर्ण ए और ओ। समझ में आ रही बात? ए और ओ दो वर्ण हैं। उन दोनों में ए का उदाहरण जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूँ, ए आप हरेव में समझिए, और ओ जो एंग है उसको विष्णु में समझिए, विष्णु अव में। तो पुनः सूत्र को अब घटा लीजिए, जैसा कि बता रहा था उदाहरण में, पूर्णतः आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। हरे अव, पद हरे विष्णु, पदांत एंग ए हरे में रेफोत्तरवर्ती एकार, पदांत एंग ओ ऋणाकार उत्तरवर्ती ओकार, वह हुआ पूर्व स्थानीय। चूंकि एका पूर्व प्रयोग का अधिकार आ रहा है, तो पूर्व स्थानीय एंग ए हरे में विष्णु में ओ, पर स्थानीय अव रक्षणे है, उसका मध्यम एक लोट मध्यम एक वचन का रूप। तो आकार अव का आदि आकार। तो पूर्व और पर, पूर्व स्थानीय एंग ए विष्णु में ओ, पर स्थानीय अव का आकार, दोनों ही जगह। उन दोनों के स्थान में पूर्व रूप एकादेश होता है। तो पूर्व रूप का मतलब यह है कि पूर्व स्थानीय सजातीयम रूपम एकादेशत्वेन अत्र लभ्यते। तर्हि पूर्व स्थानीय अत्र हरे अव एकारः रेफोत्तरवर्त्येकारः, विष्णु अव इत्यत्र पूर्व स्थानीय णकारोत्तरवर्त्योकारः, तत्सजातीयः एकादेशः पूर्वपरयोः हरे अव इत्यत्र एकारः और विष्णु अव इत्यत्र ओकारः। तो एक पूर्व सजातीय आदेश हरे है अव है, ए और आ के स्थान में पूर्व रूप वाला अर्थात पूर्व स्थानीय सजातीय एकार आदेश कर दीजिए। तो हर रेफ हलंत बचेगा, हर ए वा। अज्जीनम परेण संयोज्यम, अज से हीन यहाँ पर रेफ है, उसको परेण संयोज्यम मतलब जो एकादेश आप एकार किए हैं उसके साथ संयुक्त कर दीजिए। तो हरे आओ, हरेव बन गया। अब यहाँ पर एक न्याय है, लौकिक न्याय, चंपक पटन न्यायेन खंडाकारो विधीयते।
चंपक पटन न्याय क्या है, इस बात को समझिए। वहाँ पर भी पहले कर लीजिए, विष्णु है, अब है ओकार और अकार के स्थान में पूर्व सजातीय ओकार एकादेश करेंगे तो ऋणा हलंत बचेगा, विष्णु ओ वा मिला दीजिए, विष्णु वो भी बन गया। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा कि एक लौकिक न्याय है, वह लौकिक न्याय क्या है, चंपक पटन न्यायेन खंडाकारो विधीयते। तो इसका मतलब समझिए, जैसे कोई व्यक्ति है तो चंपा का पुष्प होता है, चमेली का पुष्प, चंपा का, तो उन पुष्पों को आपने एक कपड़े में लेकर के पुजारी जी को दिए या लेकर के गए घर पूजा के लिए। अब पता चला कि उन पुष्पों को आप थाली में रख दिए। अब थाली में रखने के बाद जब आप अपनी गमछी यहाँ पर रख लिए तो किसी ने पूछा कि भैया आपकी गमछी बड़ी अच्छी महक रही है। तो आप कहते हैं कि हाँ, वो पुष्प लेकर के आए थे। तात्पर्य यह हुआ कि जिस चीज़ को हम उसमें रखे थे पुष्प को, उसके हटने के बाद भी वो महक छोड़ दिया, अपनी सुगंध छोड़ दिया। इसी प्रकार से जैसे वहाँ पर सुगंधी रह जाती है, यहाँ पर भी यद्यप करके पूर्व रूप एकादेश आपने कर दिया, फिर भी यहाँ पर उस आकार की सुगंधी रहे आएगी, पता चलता रहे कि यहाँ पर पूर्व रूप एकादेश हुआ है। अतएव तेनैव न्यायेन, उसी न्याय के आधार पर ही खंडाकारो विधीयते। खंडाकार जो आप आकार देखते हैं यस की तरह, यस, वो यस जो है आप लगा देते हैं। दीर्घ संधि वगैरह में भी अब दिखने लगा है, लोग लगा देते हैं, लेकिन ये परंपरा प्राचीन नहीं है, केवल पूर्व रूप में यह चीज़ देखी जाती थी, लेकिन अब हर जगह लोग लगा दे रहे हैं। तो खैर प्रवृत्ति है न्याय की, कर सकते हैं। तो इस तरह से एंगः पदांता दति का जो लगभग विश्लेषण है वो हो जाता है। अब अपने को बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र हैं, उनको समझना है। ठीक है, सूत्र क्या है देखते हैं। पहले जो आ रहा है तो प्रकृति भाव करने वाला सूत्र है। सूत्र है सर्वत्र विभाषा गो। क्या समझ गए? सर्वत्र विभाषा गो सूत्र है। ठीक है, तो सर्वत्र विभाषा गो में देख लेते हैं सर्वत्र कहने की क्यों आवश्यकता पड़ रही है। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए, सर्वत्र का मतलब है लोक और वेद, ये हुआ। दो ही तरह के शब्दों का अनुशासन व्याकरण शास्त्र में प्रतिज्ञापित है। जब अनुशासन की बात आती है, शब्दानुशासन की, तो महाभाष्य की प्रस्तावना में महाभाष्यकार प्रश्नात्मक बोलते हैं केशाम शब्दानाम, समझे ना, तो लौकिका नाम वैदिका नांच। तो दो तरह के ही शब्दों के अनुशासन की प्रतिज्ञा है। यहाँ पर भी सर्वत्र कहे तो किसी को यह भ्रम ना हो कि नहीं केवल लौकिक शब्द ही यहाँ लेना है या वैदिक शब्द, इसलिए सर्वत्र कह दिए, तो किसी तरह का कोई संदेह नहीं है। प्रकृति भाव के रूप में इस विधि की प्रवृत्ति लोक और वेद दोनों में समान रूप से ही होगी। प्रकृति भाव सूत्र के द्वारा किया जाने वाला कार्य प्रकृति भाव है।
लोके वेदे चैंगन्तस्य गोरति व प्रकृति भावः। विकल्प से प्रकृति भाव यहाँ पर सूत्र के द्वारा किया जाता है। समझ में आ रही बात? तो ठीक है, ये वृत्ति की बात है और वृत्ति आपको मैंने बता दिया, व्याख्यान चल ही रहा है। ठीक है, तो अब सर्वत्र जो कहने की आवश्यकता पड़ी उसको समझिए। सर्वत्र कहने की आवश्यकता इसलिए पड़ी चूँकि जो इसके पहले सूत्र हैं वो प्रकृत्यांतः पादम है, यजस्युरः है और अवक्र मुखव्रताय स्युः, ये जो है 3 सूत्र हैं। तो अवक्र मुखव्रताय स्युः ये भी हुआ। तो कहने का तात्पर्य यह हो गया कि ये तीनों सूत्र छंद में प्रवृत्त होते हैं वेद में। स्वाभाविक है, अनंतर यदि यह सूत्र है सर्वत्र माने सर्वत्र विभाषा गो हो, तो अगर सामान्य ने ऐसे लिख दिया जाता तो जो क्रम चल रहा है उस क्रम के आधार पर अवधारणा बनती कि इस सूत्र की भी वैदिक शब्दों में ही या वेद में ही प्रवृत्ति होगी, माने प्रकृति भाव होगा। तो इसी भ्रम का निराश करने के लिए यहाँ पर सर्वत्र विभाष माने सर्वत्र शब्द का सूत्र में न्यास किया गया। किसी तरह का कोई संदेह ही नहीं रह गया। दोनों उभयत्र माने लोक और वेद में सूत्र की प्रवृत्ति होगी। ठीक है ना? माने छंदसि एव प्रवृत्ति न स्यात् अस्य शास्त्रस्य अतः सर्वत्र इति पदोपादानम सूत्रे कृतम। समझे? तो हो गए। सर्वत्र का मतलब है छंदसि भाषायां च, उसी को लिखा लोके वेदे च जो है कि नहीं। अब एंगः पदांतादति, यहाँ पर संपूर्ण सूत्र की आप अनुवृत्ति कर लीजिए। ठीक है ना? संपूर्ण सूत्र आ जाएगा। और एक बात और करना है, वो संपूर्ण सूत्र जो एंगः पदांतात है यहाँ ला करके षष्ठ्या विपरिणाम करना है, अर्थात षष्ठ्यं तत्व ने उसको विपरिणाम कर दिया जाएगा। समझे? तो इस तरह से ये कर लीजिएगा। माने और जब पदांतस्य हो जाएगा तो एंग के साथ उसका संबंध करिएगा। तो ठीक है, हो गई बात। तो एंग के साथ उसका अभेदेन पदांतस्य, इसका जो है एंग के साथ अभेद संबंधी न माने अभेदन विशेष विशेषण भावे ने आप अन्वय कर दीजिएगा। तो जो निष्कर्ष अर्थ निकलेगा वह होगा कि पदांत भिन्नो यह एंग। समझे ना? वहाँ पर तो एंगतस लोके वेदे चैंगन्तस्य गोरति व प्रकृति भाव यही लिखते हैं। यहाँ पर जो एक अन्वय अर्थ समझने के लिए ही बैठे हैं तो समझते हैं। पदांता भिन्नो यह एंग, पदांत से अभिन्न जो एंग हुआ। ठीक है ना? तदंत, एंग का मतलब ए ओ है अंत में जिसके, तदंत जो गो शब्द, सीधा लिख दिया एंगन्तस्य गोरति व प्रकृति भावा। तो पदांता भिन्नो यह एंग, तदंत जो गो शब्द, उसको प्रकृति भाव होता है। समझ में आ रही? विकल्प से। तो प्रकृति भाव का मतलब क्या समझते हैं? प्रकृति शब्द का अर्थ होता है स्वभाव। सुदुस्त्यजा प्रकृति ही जैसे मिलता है। तो प्रकृति शब्द का अर्थ होता है स्वभाव, और यहाँ पर प्रकृति भाव का मतलब है स्वभावेन अवस्थानम। क्या समझ गए?
स्वभावेन अवस्थानम ही क्या है, प्रकृति भाव है। समझ में आ रही बात? तो निश्चित रूप से आप उदाहरण में और ज़्यादा समझ में आएगा। गो है, अग्रम है। गोर अग्रम इति, गोह अग्रम माने आप समास कर लीजिए, षष्ठी तत्पुरुष समास करिए। गोह अग्रम इति, गो अग्रम प्रकृति भाव वाला रूप। तो गो है, अग्रम है। पद अंतर्वर्तनी विभक्ति को लेकर के गोपद है। पद हुआ गो, पदांत हुआ एंग ओ। पदांता भिन्नो, पदांत में एंग है। पदांत से अभिन्न जो एंग, तदंत गो शब्द हुआ गो। समझ रहे ना? एंगंतस्य गो, ये भी वृत्ति में अगर समझिए, वृत्तियाँ समझिए जो वृत्ति लिखी हुई है, तो एंगंत जो गो, तो एंग प्रत्याहार में आने वाला वर्ण है अंत में जिसके, ऐसा गो शब्द हुआ। गो अग्रम का गो, उसको प्रकृति भाव होता है, अवर्ण बाद में अग्रम का आकार हो गया। समझ में आ रही बात? उस अग्रम के आकार के परे रहते प्रकृति भाव का मतलब यह है कि किसी तरह स्वभावेन अवस्थानम, माने जैसा है वैसा रह जाना। तात्पर्य किसी तरह की संधि का न होना, यह यहाँ पर प्रकृति भाव है। मन में विचार करिए तो संधि का माने आप ना होना आप कह रहे हैं, तो कौन सी संधि प्राप्त थी, यह विचार करिए। तो गो है, अग्रम है, यहाँ पर एचो एवा यावा से अवादेश प्राप्त है। एच, ए, ओ, आई, औ उकार है। अच पर में अग्रम का आकार है, तो एचो एवा यावा से अवादेश प्राप्त था। उसको बांधा एंगह पदांतादति। निश्चित रूप से पदांतेंग है ही, अवर्णवाद में है ही, वहाँ पर भी माने पूर्व रूप भी प्राप्त था। समझे? तो अवादेश और पूर्व रूप, इन दोनों को ही बांध करके इस सूत्र की माने प्रकृति भाव की प्रवृत्ति हम कराएंगे या करेंगे। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से प्रकृति भाव हो गया। पुनः बोल देता हूँ, एचो एवा यावा से पहले अवादेश प्राप्त है, उसको बांध करके एंगाह पदांतादति से पूर्व रूप प्राप्त है, उसको बांध कर प्रवृत्ति इस प्रकृति भाव शास्त्र की होती है। और प्रकृति भाव का मतलब है कि पूर्व रूप नहीं हुआ, और चूँकि पूर्व रूप ये प्रकृति भाव विकल्प से प्रवृत्त हो रहा है, तो एक बार जब प्रकृति भाव नहीं होगा तो निश्चित रूप से वहाँ पर आप क्या कर देंगे, पूर्व रूप कर दीजिएगा। तो वो है, अग्रम है, प्रकृति भाव नहीं हुआ, प्रकृति भावा भावे, तो निश्चित रूप से पूर्व रूप करेंगे। तो पूर्व में जो ओकार है और परस्थानित्व ने अत्र अग्रम का आकार है, उन दोनों के स्थान में पूर्व सजातीय एक आदेश ओकार कर दीजिएगा और चंपक पटन न्याय से खंडाकार कर दीजिएगा। गोग्रम यह एक रूप बनेगा। समझ में आई बात? तो यह है। अगर अलग बात है कि आगे भी एक सूत्र हम लोग पढ़ेंगे अवंग स्फोटायनस्य, तो वो अवंग भी करता है, ऐसे ही गवाग्रम भी एक रूप बनता है। माने प्रकृति भाव गो अग्रम अवंगादेश करेंगे
गवाग्रम, वह भी नहीं हुआ तो स्फुटायनाचार्य के मत में अवंगादेश होता है, तो पूर्व रूप होगा गोग्रम। 3 रूप बनते हैं। यहाँ पर जो प्रसंग है वो यही है। तो इसलिए हम केवल जिसकी चर्चा किए कि आपको प्रकृति भाव करना है, प्रकृति भावाभाव में जो है पूर्व रूप करना है गोअग्रम प्रकृति भाव वाला रूप और गोग्रम पूर्व रूप वाला रूप। इस तरह से रूपद्वयमत्र भवति, 2 रूप यहाँ पर हो जाते हैं। तो यह है इस सूत्र की विचार चर्चा। कुछ जो प्रत्युदाहरण हैं पदकृत्य के रूप में उनको समझिए। एंगंतस्य गो रतिवा प्रकृति भावा। एंगंत क्यों कह रहे हो? पहला समझिए, एंगंत मत कहिए। तो एंगंत यह विशेषण जो दिया गया है, एंगंत गो शब्द होना चाहिए। पदांता भिन्नो या एंग तदंतो यो गो शब्द तदंतस्य गोरति वा प्रकृति भाव, ऐसा जो कह मैंने एंगंत क्यों कह रहे हैं। तो एंगंत हटाएंगे तो केवल यही होगा कि जो गो शब्द, यही पदांते जो गो शब्द है उसको प्रकृति भाव होता है, यही कहेंगे। तो कह रहेंगे कि अगर एंगंत नहीं कहे तो एक उदाहरण है चित्रग्वग्रम। इसका संधि विच्छेद कर लेते हैं। चित्रगु है, अग्रम है। इसका भी माने चित्रगु शब्द है, उससे षष्ठी के एक वचन चित्रगोह अग्रम इति चित्रग्वग्रम, ये आप बनाएंगे। षष्ठी समास कर लीजिए। चित्रगु है, अग्रम है। यहाँ पर आप समझिए चित्रगु शब्द चित्राह गावः यस्य सह चित्रगु, ये जो है चित्रगु शब्द का रहस्य है। तो चित्रगु में आप देखेंगे कि चित्राह गाव माने गो शब्द ही था। गोस्त्रीय रूप सर्जनस्य से आपने ह्रस्व कर दिया तो गो में जो ओकार था उसको ऊ ह्रस्व हो गया। तो उकार जब ह्रस्व हुआ, एच इग्र ह्रस्वादेशे सूत्र है, उसके आधार पर जब एच के स्थान में ह्रस्वादेश करते हो तो तत्त इक रूप होता है। ए है तो ई, ओ है तो ऊ। तो यहाँ पर ओकार था, ऊ जो है आपने ह्रस्वादेश कर दिया। चित्रगु है, अग्रम, ये हुआ। समझने की बात यह है कि आप कह रहे हैं एंगंत हटाएंगे तो गो शब्द तो मिल जाएगा। तो कहा गो शब्द कहाँ दिख रहा है? वहाँ तो उकारांत दिख रहा है, गु है। तो कहा नहीं समझते हैं। एक न्याय है, एक देश विकृतम अनन्यवत। किसी अवयवी का, किसी एक देश माने अवयव का विकार यदि हो जाता है तो अन्यवत न भवति, अनन्यवत। न अन्यवत इति अनन्यवत माने अन्य की तरह नहीं हो जाता है। जैसे छिन्ने पुच्छे श्वा श्वैव नचाश्वः नच गर्दभः, माने किसी कुत्ते या गधे की पूंछ कट जाए, छिन्ने पुच्छे श्वा, श्वा कुत्ते की, तो वो क्या होता है? श्वैव, कुत्ता ही रहता है। नच गर्दभः माने गधा नहीं बन जाता। यहाँ पर भी ओकार को आपने ह्रस्व किया है, ऐसा नहीं कि वो गो पूरा परिवर्तित कर दिए हैं आप। तो एक देश के विकार होने पर भी अवयवी का विकार नहीं होता है।
गो शब्दत्व उसमें रहा आएगा। ये बात अलग है। इस परिभाषा के द्वारा ध्यान रखिएगा, इङन्तत्व तो नहीं लाया जा सकता। माने जैसे वहाँ पर अश्व की पूंछ कटी तो पूंछ नहीं ला सकते हो, पुच्छवान स्व व्यवहार नहीं करा सकते हो। लेकिन अश्वः अवयवीगत जो धर्म है वो व्यवहार होता है। तथैव अत्रापि गो शब्दत्वं तो आगमिष्यति न्यायेन, परंतु ओकारान्तः सः स्यात् इङन्तत्वम् आगच्छतु एवं नास्ति। अर्थात इङन्तत्व तो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो मतलब गो शब्द का व्यवहार हो गया न्याय के आधार पर। तो गो चित्र गु है, लेकिन वहाँ पर गो न्याय के आधार पर गो चीज गो होगा। अब बताइए, अगर उसको प्रकृति भाव होने लग जावे तो स्वरूप जो है वो यण संधि वहाँ प्रवृत्त होती है, माने चित्रग्वग्रम होता है। लेकिन आपके आधार पर तो इदानीम यदि इङन्तस्य नहीं रखेंगे तो निश्चित रूप से वहाँ पर प्रकृति भाव की आपत्ति हो जाएगी। इस आपत्ति का वारण करने के लिए आप इङन्तत्व माने इङन्तस्य यह गो का विशेषण देना ही पड़ेगा। इगंत गो शब्द होने, तो ये इगंत नहीं है। गो शब्द हो जावे लेकिन इगंत नहीं है। इगंतत्वाभावात् अत्र न प्रकृति भावः भविष्यति किम। चित्रगु है, अग्रम है, इको यणच सूत्र आपने पढ़ा ही है, पहले के वीडियो है मेरा, उसमें देख सकते हैं आप। तो इको यणच इस सूत्र के द्वारा इक यहाँ पर उकार है, उसको यणादेश करना है तो स्थानीय अंतरतम सूत्र को स्मरण करिए। इक उ है तो उकार का उच्चारण स्थान ओष्ठ, ओष्ठ उच्चारण स्थान वाला यणादेश वकार है। तो चित्र गा व अग्रम है, मिला दीजिए चित्रग्वग्रम, आधा गा बचेगा, व में अग्रम का आकार मिल जाएगा। तो ठीक है, चित्रग्वग्रम हो गया, ये स्वरूप बन जाता है। ठीक है, और भी इस पर यदि विचार की बात है तो वैसे अब इतना पर्याप्त है, लेकिन यह भी चीज़ आप स्मरण कर सकते हैं कि लक्षण प्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्य विग्रहणम, यह भी ध्यान रखिएगा। तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर प्रतिपदोक्त जो इङन्त तत्व है, इङन्त गो शब्द है, वही लिया जाता है। यदि लक्षण के द्वारा गो शब्द, क्योंकि चित्र गु का संबोधन के एक वचन में ह्रस्वस्य गुणः सूत्र की प्रवृत्ति करने पर चित्र गो अग्रम यह रूप बन जाएगा, तो वह इङन्तत्व तो दिख गया, लेकिन वह इङन्तत्व लक्षण के द्वारा आया है, प्रतिपदोक्त तत्वेन नहीं है। तत्त शब्द के द्वारा जो बोधित होता है वही प्रतिपदोक्त है। तो यहाँ पर सूत्र में इङन्त गो शब्द यह प्रतिपदोक्त के रूप में ग्रहण, वहाँ इङन्त गो शब्द वह लक्षणया ह्रस्वस्य गुणः की प्रवृत्ति के द्वारा है। तो यह भी जाने रहिएगा कि इस व्याख्यान का यह भी एक आधार है। तो खैर यह बहुत ज़्यादा लघु सिद्धांत कौमुदी में आपके लिए प्रासंगिक नहीं है, इसलिए ज़्यादा विस्तृत चर्चा नहीं करते हैं। ये चीज़ समझे रहिए, बता दिया मैं आपको कि इङन्त नहीं कहते हैं तो यहाँ पर समस्या हो सकती है, बस इतना ही जानिए आप। ठीक है ना? तो ठीक है, आगे फिर दूसरा जो प्रत्युदाहरण है वो पदान्तस्य किम है। पदांत
जैसे मैंने भी बताया, पदांते अंतिम में वृत्ति में लिखा है गुरति व स्यात्, प्रकृति भाव पदांते, पदांत होना चाहिए। उदाहरण प्रत्युदाहरण इन्होंने दिया गोह, ठीक है ना। गोह जो कह रहे हैं वो गो शब्द से षष्ठी और पंचमी के एक वचन में बनता है। गो गस गस दोनों ला सकते हैं, अस ही बचेगा, गो अस है। ध्यान रखिएगा सुप्तिगंतम पदम से यहाँ पर पदांतता विसर्ग या सकार में इदानीम हो सकती है। एंगंत गो शब्द है लेकिन पदांता भिन्न एंग नहीं है, पदांत में नहीं है वो, इसलिए है क्या, यहाँ भा संज्ञा होती है भाई। यचिभम इस सूत्र के द्वारा भत्वात भा संज्ञा होने के कारण गो क्या है, भा है, पदांत में नहीं, पदांत नहीं है उकार, वो एंग, समझ रहे हैं ना। तो हो गया, पदांत में इंगंत गो शब्द को प्रकृति भाव होता है। यहाँ पर पदांत वह नहीं है, चूँकि पद संज्ञा का बाद यहाँ पर यचिभम सूत्र के द्वारा हो जाता है, तो स्वाभाविक है पदांत ना होने के कारण प्रकृति भाव नहीं होगा, ठीक है ना। जो आकार है गस गसोश्च सूत्र के द्वारा पूर्व रूप कर दीजिए, गोस सकार को रुत्व विसर्ग होकर के गोह यह बनता है। समझ में आ गई बात, तो ठीक है, हो गई भाव। तो यही है, माने पदांत न होने के कारण प्रकृति भाव नहीं हुआ। अगर पदांत नहीं कहेंगे तो यहाँ पर अनिष्ट रूप की आपत्ति है, अर्थात अति प्रसक्त होने लगेगा लक्षण, और लक्षण यदि अतिव्याप्त हो रहा है तो लक्षण नहीं होता है, क्योंकि अव्याप्य अतिव्याप्य संभव दोषत्र शून्यत्वम ही लक्षणत्वम है। तो लक्षण है, उसकी अतिव्याप्ति नहीं होनी चाहिए। तो यही बात है। निश्चित रूप से अगर अगला सूत्र अनेकाल शित सर्वस्य पर बढ़ते हैं तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आज के पाठ में इतना ही। अभ्यास करिए, सुरक्षित रहिए, और बहुत ही अच्छा तरीका है कि अब आपको आने की आवश्यकता नहीं होती है, आप वीडियो के ही माध्यम से समझ लेते हैं, पढ़ते हैं। जहाँ कहीं संदेह होता है तो निश्चित रूप से आप हमको मैसेज कर सकते हैं, नंबर भी है, उस पर फ़ोन भी कर सकते हैं। तो ठीक है, इतना समझिए। आज के लिए इतना ही। सर्वेभ्यो नमो नमः।